नमस्कार। चलिए आज कुछ हालिया रिपोर्ट्स और विश्लेषणों को मिलाकर भारत के राजनीतिक और आर्थिक माहौल की एक पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं। तो हम चार मुख्य हिस्सों में बात करेंगे। पहले देखेंगे राजनीतिक फंडिंग का खेल, फिर अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड, उसके बाद समझेंगे कि एक सार्वजनिक छवि कैसे बनाई जाती है, और आखिर में बात करेंगे लोकतंत्र की मौजूदा हालत पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फंडिंग, पावर और पॉलिटिक्स की। ये बातें पीपल्स डेमोक्रेसी के एक विश्लेषण पर आधारित हैं। तो इस विश्लेषण में जो सबसे पहली बात उठाई गई है वो है क्विड प्रो क्वो की संभावना। मतलब क्या कॉर्पोरेट चंदे के बदले में सरकारों से कोई फायदा लेते हैं, एक तरह का लेन देन। अब इसे समझने के लिए स्रोत में एक उदाहरण दिया गया है। सरकार ने टाटा समूह की सेमीकंडक्टर यूनिट्स के लिए 44,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सब्सिडी का ऐलान किया, और इसके कुछ ही हफ्तों के अंदर टाटा समूह ने बीजेपी को 758 करोड़ रुपए का चंदा दिया। और ये जो पैसों का दबदबा है वो आंकड़ों में साफ दिखता है। स्रोत के मुताबिक 2018 से 2023 के बीच जितनी भी राजनीतिक फंडिंग की जानकारी पब्लिक में है, उसका 58% हिस्सा सिर्फ बीजेपी को मिला और बाकी का 42% हिस्सा देश की बाकी सभी पार्टियों में बटा। विश्लेषण के हिसाब से पार्टियों तक पैसा पहुंचने के 3 मुख्य रास्ते रहे हैं। पहला, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो अब खत्म हो चुके हैं। दूसरा, इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के जरिए। और तीसरा, सीधे तौर पर दिए गए चंदे। अच्छा, तो ये तो बात हो गई फंडिंग की। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछले एक दशक में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर क्या तस्वीर सामने आती है। इस दौर की सबसे बड़ी आर्थिक घटनाओं में से एक थी 2016 की नोटबंदी। याद ही होगा, इसका मुख्य लक्ष्य बताया गया था सिस्टम से काले धन को बाहर निकालना। लेकिन फिर हुआ क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2018 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि बंद किए गए 500 और 1000 के नोटों का 99.3% हिस्सा वापस बैंकों में आ गया। मतलब लगभग सारे नोट सिस्टम में लौट आए। तो यहां लक्ष्य और असल नतीजों में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सरकार का अनुमान था कि करीब 3 से 4 लाख करोड़ का कालाधन पकड़ में आएगा, लेकिन असल में सारे तरीकों को मिलाकर सिर्फ 1.3 लाख करोड़ रुपए ही वसूले जा सके। अब एक रिसर्च पेपर 2 अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल की तुलना करता है कुछ आर्थिक पैमानों पर। यह बहुत दिलचस्प है। जैसे कि ये टेबल दिखाती है कि सिंह के कार्यकाल में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर जैसी चीजों की बिक्री की ग्रोथ रेट ज्यादा थी, जबकि मोदी के कार्यकाल में सड़क बनाने की रफ्तार काफी तेज हुई। और ये बदलाव सिर्फ आर्थिक नीतियों में नहीं, बल्कि विदेश नीति के फोकस में भी साफ दिखता है। जहां मनमोहन सिंह सरकार का जोर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर था, वहीं नरेंद्र मोदी सरकार का फोकस मजबूत डिप्लोमेसी पर रहा है, जिसमें रक्षा सौदों और राष्ट्रीय सुरक्षा को ज्यादा अहमियत दी गई। तो नीतियों से हटकर अब बात करते हैं एक और जरूरी पहलू की। वो है एक नेता की सार्वजनिक छवि कैसे बनाई जाती है। ये बातें ध्रुव राठी के एक वीडियो विश्लेषण के सारांश पर आधारित हैं। तो सवाल यह है कि जनता को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने के लिए एक राजनीतिक छवि को कैसे गढ़ा जाता है और फिर उसे कैसे फैलाया जाता है। स्रोत के मुताबिक इसके लिए 4 खास रणनीतियों का इस्तेमाल होता है, जो लोगों से भावनात्मक तौर पर जुड़ने में मदद करती हैं। पहले गर्व की भावना पैदा करना, फिर खुद को एक विक्टिम या पीड़ित की तरह दिखाना, इसके बाद एक डर का माहौल बनाना, और आखिर में खुद को एक रक्षक या उद्धारकर्ता के तौर पर पेश करना। इसी छवि निर्माण में एक दिलचस्प विरोधाभास भी सामने लाया गया है। एक तरफ एक तपस्वी, एक फकीर वाली छवि बनाने की कोशिश, और दूसरी तरफ एक लग्जरी लाइफस्टाइल और स्टाइल आइकन होने की रिपोर्ट्स। और ये जो एक मजबूत छवि बनाने का तरीका है, इसे अकादमिक जगत में भी स्टडी किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर जैसे संस्थानों के कुछ एक्सपर्ट्स इसे मोदी मिथक या मोदी मिथ का नाम देते हैं। तो अब ये सारे धागे कहाँ जुड़ते हैं? फंडिंग, नीतियां और एक मजबूत छवि, इन सब का लोकतंत्र की सेहत पर क्या असर पड़ता है? इसे समझने के लिए हम स्वीडन के वी डैम इंस्टीट्यूट की 2024 की रिपोर्ट को देखते हैं, जो दुनिया भर में लोकतंत्र की हालत पर नजर रखती है। इस रिपोर्ट में भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनावी निरंकुशता का दर्जा दिया गया है, और ये पहली बार नहीं है। 2018 से लगातार यही दर्जा दिया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम है जहां चुनाव तो होते हैं, पर बोलने की आज़ादी और निष्पक्ष संस्थाएं जैसी लोकतांत्रिक बुनियादें कमजोर पड़ जाती हैं। तो ये गिरावट किन क्षेत्रों में देखी गई है? रिपोर्ट के हिसाब से अभिव्यक्ति की आज़ादी, मीडिया की स्वतंत्रता, सिविल सोसाइटी के काम करने की गुंजाइश और विपक्ष पर हमलों के मामलों में काफ़ी गिरावट आई है।
स्रोत में इसकी तुलना 1975 के आपातकाल से भी की गई है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, जब एक के बाद एक विश्लेषण राजनीतिक फंडिंग, आर्थिक प्रदर्शन और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर सवाल उठाते हैं, तो ये किसी भी देश के भविष्य के लिए क्या इशारा करता है?